राहुल गांधींनी पुण्यामध्ये येऊन शिंदे फडणवीसांच्या दाव्याची हवाच काढली. 2 दिवसाअगोदर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते, राहुल गांधींचा शो एकदम फ्लॉप शो आहे, त्या कार्यक्रमासाठी जास्त गर्दी होणार नाही. याशिवाय फडणवीस असेही म्हणाले होते, त्या कार्यक्रमासाठी पैसे देऊन मुलांना आणण्यात आले. पण राहुल गांधींचा पुण्यामध्ये छात्रों की गूंज हा कार्यक्रम झाला आणि अख्ख्या भाजपची बोलती बंद झाली. कारण की या कार्यक्रमाला प्रचंड गर्दी होती. प्रयागराजमध्ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम झाला, कोटामध्ये झाला, त्यापेक्षा जास्त गर्दी पुण्यामध्ये होती. सर्वात विशेष म्हणजे या छात्रों की गूंज कार्यक्रमामध्ये कोणतीही राजकीय टीका झाली नाही. फक्त विद्यार्थ्यांसाठी हा कार्यक्रम होता. तरी देखील मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, हा एक पब्लिक स्टंट आहे. आणि या कार्यक्रमाच्या आदल्या दिवशी देखील मोठे वाद झाले होते, जेणेकरून राहुल गांधींचा कार्यक्रम रद्द करता येईल अशा प्रकारे प्लॅन करण्यात आला होता. पण ते सर्व प्लॅन फेल झाले आणि राहुल गांधींचा पुण्यामधील कार्यक्रम सुपरहिट झाला. आता या कार्यक्रमामध्ये राहुल गांधी नेमकं काय म्हणले, चला आपण सविस्तर पाहू. ये जो लाइन है, कुछ हो गया तो, ये आप अपने को बोलती हो, बाहर जाएंगे तो कुछ हो गया तो, फैमिली मेंबर्स टेल यू उधर मत जाओ कुछ हो जाएगा, राइट? देयर आर 3 तरीके के कंट्रोल हैं, 3 तरीके की हिंसा है. सॉरी, एक तो डायरेक्ट है. मैंने आपको पहली फोटो दिखाई, उसमें मैंने कहा कि 70 करोड़ जर्नीज आर देयर. फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज बिफोर दे आर बोर्न, पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है. दैट इज द फर्स्ट वायलेंस, पहली हिंसा. दूसरी हिंसा हरासमेंट. इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है, राइट? सड़क पे, बस पे, रेस्टोरेंट में, स्कूल में, कॉलेज में 80% महिलाओं को हरासमेंट किया जाता है. तकरीबन 29% महिलाओं पर फिजिकल वायलेंस होती है. घर में, सड़क पे मारा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है. और फाइनल आंकड़ा अनबिलीवेबल, 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है. 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है. ये हुई डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस. वायलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, 50% महिला एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण. हिंसा से बचने के लिए 50% महिला एजुकेशन बंद कर देती हैं या फिर जॉब छोड़ देती हैं. और आखिरी फाइनेंशियल हिंसा. क्यों? क्योंकि अगर आप एक महिला हो, एवरेज हिंदुस्तान की महिला को हर साल सेफ्टी पे 17,500 रुपए एक्स्ट्रा. ज्यादा कितना ज्यादा? इसका डबल. तो 3 तरीके की हिंसा है. एक तो डायरेक्ट हिंसा, एक फाइनेंशियल हिंसा और एक अपॉर्चुनिटी के कारण. तो पहला इंट्रैपमेंट है हिंसा. अब आपकी सुनेंगे. और बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट और इज्जत पे हम लोग बात करने आए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम सर नेहा है, नेहा सिंह राठौर मेरा पूरा नाम है. मैं भोजपुरी में लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ, और मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को पसंद नहीं आते, और बदले में मुझे ढेर सारी गालियाँ और FIR झेलने पड़ते हैं. ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो ये किस बात की इज्जत है? मुझे याद है सर, मैं शादी करके नई ससुराल आई थी, और मैंने उस दौरान एक गीत गाया था यूपी में काबा, और मेरे पीछे जीप भर के पुलिस भेजी जा रही थी. गांव देहात के लोग मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, ये पुलिस आ रही है. तो ये किस तरह की इज्जत है? और मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है. पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है. महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो, और इतना काफ़ी है सर. हम हतोत्साहित हो जाते हैं. वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज़्यादा ढीठ लड़की हूँ, तो मैं नहीं डरती हूँ,
वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे हैं, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन एक और चीज जो मुझे लगता है इस देश में इस समय अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो बहुत गलत है। उनकी वतन परस्ती पे बात आ गई है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठता है। थैंक यू वेरी मच, लवली, शुक्रिया, बहुत अच्छा शुक्रिया मुझे ये मंच देने के लिए, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू एंड कम एंड सी मी समटाइम। एंड फाइनल ताला, फाइनल कंट्रोल, समय का अब शादी की उम्र हो गई है। टाइम इज वेपनाइज्ड। एवरेज जो महिला है, जो लड़की है 15 से 29 साल की, वो एवरेज घर में 5.5 घंटे काम करती है। उसी घर में एवरेज लड़का 30 मिनट काम करता है। लड़का बाहर जा सकता है, लेट आ सकता है, कभी भी बाहर जा सकता है, मगर आप लोगों को 8 बजे शाम वापस आना पड़ता है, कर्फ्यू होता है। राइट। और फाइनली एज लिमिट के बाद जो लड़के होते हैं एग्जाम्स 1, 2, 3, 4 बार ले सकते हैं, मगर मैरिज एज 23 साल होती है। और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एक मौका मिलता है, क्योंकि फिर उनको कहा जाता है अब शादी का टाइम आ गया है, अब एग्जाम मत कीजिए, अब शादी कीजिए। तो हेलो, हाउ आर यू? आप कैसे हो? व्हाट्स योर नेम? आई एम शरयू चोपड़े एंड आई एम फार्मासिस्ट। एंड आज यहाँ पर मैं सारे एमपीएससी एस्पिरेंट की आवाज़ बन के आपके सामने आई हूँ। बताइए। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। एमपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया। जब पता चला पेपर लीक हुआ है तो एमपीएससी ने डिनाई कर दिया। फिर एफडीए कमिश्नर और एमपीएससी को खुद जाके हम मिले, ये पूरा वायरल हो गया। तब सिर्फ कंप्लेंट की है, अभी सीआईडी के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट फेयर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दिन रात पढ़ाई करते हैं। पुणे इज एमपीएससी हब। महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर वो एमपीएससी देने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आते हैं। तो जब हुआ तो आपको कैसा लगा? बहुत खराब। हमारा तो दिल टूटा। एज अ वुमन हमें मैरिज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है हमें। और जब पेपर लीक होता है तो लड़कियों पर असर अलग होता है, पुरुषों पर अलग होता है, क्योंकि आपकी डेडलाइन होती है, उनकी डेडलाइन नहीं होती है। हमारा तो पूरा करियर खत्म होने के चांसेस रहते हैं 100%। सर ये पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा। यस। और कुछ बोलना चाहिए? अभी तो बहुत कुछ बोलने का मैंने, टाइम लिमिट है। डोंट वरी, टाइम इज देयर। बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं और वो जाके उधर फरार हो रहे हैं जिधर उनका पता ना लगा सके। अभी ये पॉलिटिकल हो जाएगा सर। ज्यादा पॉलिटिकल मत बोलो। हाँ, बेटर नॉट डू पॉलिटिकल। इसीलिए तो चुप हूँ मैं सर। हमें री एग्जाम चाहिए सर, आप कुछ तो बोलो। यहाँ पे बहुत सारे एमपीएससी के एस्पिरेंट्स आए हैं, उनको सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप री एग्जाम के बारे में कुछ तो बोलोगे। मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या करूं इस पे? आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। जो हमारे साथ अनफेयर हुआ है उसको प्लीज, उसको कुछ तो कीजिए। हमारा वो रद्द होना चाहिए। नायब तहसीलदार के लड़का लड़की
वो टॉप 5 में है, उनको मतलब उनका अगर पिछला रिजल्ट देखा ना, उनको कुछ भी नहीं है, वो A ग्रेड B ग्रेड में है। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर मुझे बताना एग्जैक्टली कैसे मदद कैसा हुआ। यस, ठीक मैं है? आपको पूरे स्क्रीनशॉट्स, वो जो है प्रूफ, वो सब मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, थैंक यू। वेलकम, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच आपसे सर। मिलकर, थैंक यू। तो शुरुआत में मैंने कहा कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। एंड माय मैसेज टू यू, सिंपल मैसेज, बी लाउड, बी प्राउड and fight for your space in society. Welcome. What's your name? तेजस्विनी, नमस्कार। सुचित्रा, मैत्री, हाँ? मैत्री। बताओ, who would like to start? आप शुरू करेंगी? बोलिए, बीच में आइए। हेलो एवरीवन। हेलो सर, हेलो। मेरा नाम सुचित्रा पागी है। मैं पालघर वसई से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ हड़पसर में SM जोशी कॉलेज में। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं लड़कियों की, तो खुद के साथ होना और दूसरों के साथ होना बहुत अलग चीज़ है, उसमें ज़मीन आसमान फ़र्क है। जब हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लड़की के साथ लड़की हरेस्ट हुई, उसका रेप हुआ, तो वो बहुत अलग बात होती है कि हम सिर्फ फील करते हैं कि उसके साथ ये हुआ तो वो क्या फील कर रही होगी। जब खुद के साथ होता है तो एक डर पैदा होता है मन में
कि नहीं यार, लड़कों से बात नहीं करनी, लड़के बहुत स्केरी होते हैं। तो मेरी 15 साल पुरानी एक स्टोरी है। जब मैं 13 ईयर की थी, सिर्फ 8वीं कक्षा में थी, तो क्या हुआ, मैं 5 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल में चल के जाती थी और उस टाइम गाड़ी वगैरह ऐसा कोई फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी। तो शाम को जब स्कूल छूटा तो मैं आई और चौराहे पर 3 लड़के थे। लिटरली वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और उनका एज भी 25 साल से आगे था। तो कितने थे वो? 3 लोग थे 3 लोग। और वो मैरिड थे और मेरे साइड वाले गांव के ही थे वो आप लड़के। जानते थे उनको? नहीं, हम जानते नहीं थे, लेकिन वो साइड वाले गांव के ही लड़के थे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने हमें घेरा, मैं और मेरी दोस्त थी, और उन्होंने हमें छेड़ा। लिटरली मतलब पास आ रहे थे और ऐसे कमर को हाथ लगाना और हाथ लगाने के लिए आ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं भाग गई। तो मैंने अपने पापा से कहा। आपकी फ्रेंड भी भाग गई? हाँ, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई। तो क्या हुआ, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो हमारे साइड वाले गांव के लड़के थे। तो पापा ने क्या कहा कि हम कंप्लेन करेंगे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मम्मी को लेके जाओ। तो मैं मेरी मम्मी को लेके गई। क्यों? क्योंकि पापा का मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि तुम एक महिला हो तो तुम्हारी माँ जितना तुम्हें जानती है उतना मैं नहीं जानता। तो जब एक लड़की पर बात आती है तब पापा भी माँ को आगे रखते हैं। तो हम पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेन की और उनको शिक्षा मिली। उनको बहुत मारा गया, पीटा गया। उनको मारा? हाँ, उन लड़कों को मारा गया, पीटा गया। उसके बाद ना कि मेरे घर वाले, मेरा पूरा गांव मेरे अपोजिट खड़ा हुआ कि ये लड़की है और इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसे पढ़ाओ मत, इसे घर में रखो और पढ़ाओ मत, क्योंकि इज्जत चली गई। तो इज्जत चली गई? हाँ। तो पापा ने कहा कि नहीं, मैं मेरी बच्ची को पढ़ाऊंगा, और उन्होंने मुझे पढ़ाया, बल्कि पुणे में भेजा। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो अब पुणे में भी वैसा ही ना हो। तो मैं 2022 में पुणे में आई। तो जब मैं लाइब्रेरी से आई हॉस्टल में, तो बस PMPL में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं गिरने वाली थी। तो एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचा और स्टेबल किया, और आगे एक महिला खड़ी थी, उसके बीच में मैं, और आगे मेरे पीछे वो लड़का खड़ा था। तो लिटरली उस लड़के ने मेरी कमर के इस कोने से लेकर इस कोने तक में हाथ लगाया और मुझे पीछे खींचा, और मैं डर गई। मैंने तुरंत में पीछे मुड़ी और उसके कान के नीचे बजाया, और वह सिचुएशन ये थी सर कि वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो कुछ नहीं बोली। और अब जब मैं स्टेबल हुई कि अब नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो अभी रिसेंटली पिछले वीक में मैं अपने घर से वसई से पुणे आई। पुणे स्टेशन से ट्रेन पर मैं उतरी और वहाँ पर एक ड्रंक आदमी था, वो सामने से आया और लिटरली मेरे यहाँ पर ब्रेस्ट के नीचे छुआ उसने। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ा और उसे मारा। वहाँ भी महिलाएं थी, वहाँ पे भी लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब ऐसी सिचुएशन है हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में, कि लड़की के साथ ऐसा होता है तो भी कुछ लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती है, वो अपने बहनों की तरफ नहीं बोलती, वो सिर्फ तमाशा देखती रहती है। तो मुझे यही सबसे बोलना है कि बहनों, भाइयों, प्लीज़ सपोर्ट करो और अपने सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही होगी तो प्लीज़ सपोर्ट करो और उसको बचाओ। मेरे साथ जो हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगी सर कि अभी जो मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ लड़कों से। मेरे मन में एक डर बैठा हुआ है कि लड़के सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से, बट सारे लड़के ऐसे नहीं होते ना। थैंक यू। मेरा नाम तेजस्विनी है। मैं फैशन टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रही हूँ, अभी 2nd ईयर में हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ। हम 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। मैं आफ्टर 10 जब पुणे आई
तो बेसिक तक का एजुकेशन है वो पूरा किया, कुछ रिश्तेदार घर वाले मेरी सिस्टर्स की सपोर्ट के बेसिस पे। पर आफ्टर दैट मैं आगे पढ़ना चाहती थी, तो मेरे घर वाले बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो अब शादी कर लो और पति के घर जाके जो करना है वो कर लो। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नौकरी करूँगी और पढ़ूँगी। तो अभी 5 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे कुछ मतलब इस स्ट्रगल में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे साइकिल खरीद के दी, तो ये सब मैनेज करते मैं जब साइकिल से ट्रैवल करती हूँ तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है या कुछ गाना गाता है जो सेक्सी सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। तो मतलब ये इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि मैं अभी रिएक्ट करना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं करूँगी तो भी क्या करूँगी। क्योंकि जो मैंने सुना था रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनके जो गुनहगार थे उनको क्लीन चिट दे दी। तो मैं तो एक सामान्य घर की लड़की हूँ जिसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं है। और मुझे और एक बात कहनी है, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा गांव से आती हूँ, तो मैंने अपने 10th तक की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में की है, जो कि अभी 90,000 के ऊपर स्कूल बंद हुए हैं। और मेरी सारी बहुत सारी लड़कियां हैं जो वही स्कूल में पढ़ती है और उनका अभी वहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कौन सी भी माँ अपनी छोटी सी बच्ची को 10 किलोमीटर आगे नहीं भेजेगी। मेरा 10th तक का हुआ तो मैं यहाँ तक आ गई, पर पता नहीं जिनके स्कूल बंद हुए हैं उनका क्या होगा। तो मेरी बस इतना ही कहना है। My name is Maitri. I am currently a psychology student studying in Pune University, and I travel by daily commute by public transportation, literally almost every single day. And I feel like safety is becoming a very big concern because I leave early and return home late, so it becomes a very. What time I you leave at what time? around 8 a.m. and I come home around 9:30 p.m. That is very late for where I live. Yeah, so I feel I coming from an urban city is very probably I don't have to give up my education because of my safety, but the girls from the rural area region have to. Their parents prefer that if they have to send their female children out to study, because villages don't really have schools for higher education. They prefer their son goes outside instead of their daughters because it is really safe. And I feel if the access to education has to become so difficult, I think it is becoming a barrier for education. Why do you think this mindset, ये जो mindset है कि बेटे को एजुकेट करना है, बेटी को एजुकेट नहीं करना है, बेटा जॉब कर सकता है, बेटी को जॉब नहीं करना है, ये माइंडसेट आता कहाँ से? I think the social norms created around कि लड़के कमा के खिला देंगे माँ बाप को, लड़कियों को तो शादी करके जाना है, तो लड़की का करेंगे क्या? थैंक यू। तो नेक्स्ट, अभी हमने आपको हिंसा की बात की, अब कंट्रोल की बात करते हैं। लड़की बहुत मॉडर्न हो गई है। 60% हमारी जो लड़कियां हैं, 60% घर से अकेली नहीं जा सकती। अगर घर से बाहर जाना होता है तो किसी के साथ जाना होता है। सेकंड, 45% शादी के लिए या हाउसवर्क के लिए 45% शादी या हाउसवर्क के लिए ड्रॉप आउट करती हैं। और आखिरी जो शायद सबसे अमेजिंग आंकड़ा है, और इससे तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इस देश में सिर्फ 8% महिलाओं के पास इंडिपेंडेंटली ओन्ड प्रॉपर्टी है। मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल, मूवमेंट पे कंट्रोल, और आप क्या करोगे उस पे कंट्रोल। नमस्कार, हेलो। माय नेम इज प्रज्ञा। निशा। My name is Sheikh Amna Usama. You can say. Yeah, I'm a translator. I'm Anushka, and my name is Anushka, and I'm translator for Nisha. So, कौन शुरू करेगा? आप करेंगे? बोलिए। सो
नमस्ते कंट्रोल, सर। आपको कंट्रोल कैसे किया जाता है, फाइनेंशियली कंट्रोल कैसे किया जाता है, मूवमेंट में कंट्रोल कैसे किया जाता है? Namaste sir and hello everyone. My name is Pradnya Kumar Gawande and I am the student of SY BSc Cyber and Digital Science. So sir, हम सब समझ रहे हैं या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है अभी AI पर डिपेंड है और साइबर सिक्योरिटी पर डिपेंड है। तो मुझे पहले से ही साइबर सिक्योरिटी ये कोर्स करना था, बट ये कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है और पुणे के रेपुटेड कॉलेज की फीस अराउंड 3 लाख मतलब एनुअल फीस है सर ये, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे पापा ड्राइवर है और मम्मा हाउसवाइफ है मेरी, मुझे एक छोटी बहन भी है और इसके अलावा मैं बच्चों को इवनिंग ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती हूँ। क्लिनिक में एज अ रिसेप्शनिस्ट में काम करती हूँ, जिससे मेरा ट्रैवलिंग वगैरह मैनेज हो जाता है। तो मैंने मेरा डिसीजन चेंज करके दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पे मुझे साइबर सिक्योरिटी स्कॉलरशिप के साथ नहीं मिल रहा था, तो मैंने दूसरा कोर्स ले लिया साइबर एंड डिजिटल साइंस। सो सर, मैं क्विक हिल फाउंडेशन की तरफ से साइबर अवेयरनेस करती हूँ और मुझे बच्चों की प्रॉब्लम्स ये समझ आ रही है, महिलाओं की प्रॉब्लम्स ये समझ में आ रही है कि AI के द्वारा उनके फ़ोटोज़ बहुत अश्लील मतलब वे से एडिट करके उनको डिमांड की जा रही है कि अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी जो वॉरियर्स जो साइबर वाले हैं उनके पास है। और ऐसे कोर्स को हमें स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है, और स्कॉलरशिप नहीं है तो गवर्नमेंट में ये कोर्स क्यों नहीं है? और ठीक है, अगर हम लड़कियां ये वर्किंग होके सीख रहे हैं तो फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस और सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस कि इतने बजे घर क्यों आ रही हो, कॉलेज के अलावा आप इधर उधर क्यों घूम रही हो, इतने बजे इसका कॉल क्यों आ रहा है, बाहर जा रहे हो स्कार्फ बांध के ही जाओ, या फिर और कुछ, इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, ये मत पहनो। मम्मी पापा कहते हैं, कौन कहते हैं आपको? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव है, बट हम ऐसे एरिया से आते हैं कि अगर हम पुणे में भी रह रहे हैं तो थोड़ा एरिया अलग पड़ता है सर। वहाँ पे सोसाइटी उनको रोक टोक करती है और वो भी सोसाइटी के प्रेशर के अंडर, अगर हम पढ़ रहे हैं और हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है तो हम करियर पर या फिर हमारे जो स्टडीज़ पर कैसे फोकस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ये सब रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, अगर मैंने माना कि ये हमारे सेफ्टी के लिए है, बट ये तो डायरेक्टली हमारे फ्रीडम पर वार हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि मुझे एक स्पेशल फेवर वगैरह मिले, बस मुझे एक फेयर चांस चाहिए सीखने का और खुद के पैरों पर खड़े होने का। दैट्स इट। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम शेख आमना उसामा है। मैं SY BA में हूँ, पॉलिटिकल साइंस है मेरा मेजर सब्जेक्ट। मैं भिवंडी से आती हूँ और मैंने देखा है भिवंडी में नॉट ऑल बट कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बच्चियों को इस वजह से नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वो लड़कियाँ हैं। उनको यही बोला जाता है कि अरे तू लड़की है, पढ़कर क्या करेंगी। उनको ऐसा लगता है कि ये पढ़ेंगी तो ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी और वो उनको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रखना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू एंजॉय द पैट्रियार्की और कंट्रोल ओवर देम। उसके अलावा सेकंड थिंग ये कि माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और पुणे पढ़ने के लिए भेजा। पुणे में मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे क्लासेस जाने के लिए, कोचिंग क्लासेस जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लड़कियाँ इतना अनसेफ फील करती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बस में चढ़ो और कोई आदमी के पास एक सीट खाली है बस की, तो आपको 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि मैं बैठूं या मत बैठूं, मैं रुकूं कि कोई महिला के बाजू में सीट खाली हो जाएंगी, मैं उधर जाके बैठूं। तो ये सीट मिलने के बाद भी बैठने के लिए 10 मरतबा सोचना पड़ता है। सेकंड थिंग, जब हम देखते हैं कि बस बहुत ज़्यादा फुल है, हद से ज़्यादा रश हो गया है, तो भी सोचना पड़ता है कि अरे जाए या मत जाए, कोई छेड़ देगा, कोई बैग टच कर लेगा, तो ये एक टेंशन रहता है। इसका अपोजिट, अगर बस पूरी खाली है तो भी जाने से डर लगता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको भरी हुई बस में चढ़ना नहीं है, आपको खाली बस में चढ़ना नहीं। मतलब हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ऐसा बना दिया है ना कि गर्ल्स को सेफ फील ही नहीं होता है।
तो मैं गर्ल्स से भी और बॉयज़ से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी वजह से लड़कियाँ अनसेफ फील कर रही है तो आप ही का काम है कि उनको सेफ भी फील कराए। अगर किसी के साथ ये होता हुआ देखे तो प्लीज़ उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाए, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट जितना हमारा राइट है इक्वल अपॉर्चुनिटी हम भी डिजर्व करते हैं। हेलो राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं सुबह से मुझे बहुत बुखार है, लेकिन उसके आगे की बात ये है कि मैं जो मांजरी में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है, जो मेरे भाई बहन जो अनशन पर बैठे हैं वहाँ से मैं आई हूँ। तो मुझे कहाँ बैठे हैं? मांजरी में, पुणे में ही। अच्छा, और क्या कारण क्या है? जो हमारी मांगे है वो इसमें लाए हैं, मैं आपको आगे बोलो। तो हमारी मांगे है कि हमें शिक्षा चाहिए, और मैं आपको मराठी में समझाऊंगी ताकि मेरी बात है वो अकेली निशा की नहीं है, वो सब ट्राइबल स्टूडेंट की है, पूरे देश की है, पूरे महाराष्ट्र की है। इसलिए मैं आपको मराठी में बात करके बताऊंगी। जो आम्ही जे उपोषणासाठी बसलेलो आहोत, आमचे भाऊ आणि त्याच्यामध्ये आमच्या 2 बहिणी देखील बसलेल्या आहेत, आणि त्यातलीच एका बहिणीची तब्येत खूप नाजूक झाली, तिला आज हॉस्पिटलमध्ये नेलंय। आणि हे सगळं असताना देखील जेव्हा आमचे प्रतिनिधी मंत्रालयामध्ये गेले तर तेव्हा आमचे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री आहेत ते काय बोलले असतील तुम्हाला सांगितलं तर तुमच्या अंगावर काटा येईल। ते म्हणतात सॉरी, मी याच्यावर काही करू शकत नाही, हे सीएमच्या हातात आहे। मग तुम्ही जर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी तिथं बसलेत तर तुम्ही जर तिथं आमच्या विकासासाठी बसलेत आणि तुम्ही जर आमचा विकास साधू शकत नाही तर तुमचा तिथं बसण्याचा अधिकार नाही, हे मी आज ठणकावून सांगते। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी अजून एक सांगेल की ज्या आमच्या भागामध्ये ज्या आश्रमशाळा असतात तिथं जे सेंट्रल किचन पद्धत लागू केली, जसं की एका ठिकाणी जेवण बनणार आणि ते 70-80 किलोमीटर लांब घेऊन जाणार, आणि त्यामुळे ते जेवण खराब होतं, त्यामुळे विषबाधा होते। आणि विद्यार्थी आताच एक गोष्ट झाली गडचिरोलीमध्ये, कारण आदिवासी ज्या आश्रमशाळा आहेत त्याच्यामध्ये बेडची सुविधा नाही आहे, पिण्याचं पाणी देखील नाही आहे। त्याच कारणामुळे गडचिरोलीमध्ये विद्यार्थ्यांनी झोपेत असताना त्यांना मण्यार सापाने दंश करून 3 विद्यार्थी मेले आणि 3 विद्यार्थी अजूनही हॉस्पिटलमध्ये आहेत। तर आमची मागणी अशी आहे की त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ॲटलिस्ट 1 कोटीची तरी मदत करा, आणि ह्या सरकारने त्यांची मदत 4 लाखांवर मोजलेली आहे। तसंच आमचं त्यांना एक म्हणजे मागणं आहे की ज्या आमच्या आदिवासी विद्यार्थिनी असतात, तुम्ही जर पाहिलं ते जे आदिवासी हॉस्टेल आहेत ते जे शहरं आहेत जसं की पुणे, मुंबई, तर जे पुण्याचा जो सेंट्रल भाग आहे तिथं नाही आहेत, मांजरी, कोंढवा, और इस वजह से जो हमारा शिक्षण है, हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि 4-4 घंटे हमें वहाँ जाने आने में ही लगते हैं। तर ह्या सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही मागच्या 10 दिवसापासून उपोषणासाठी बसलोय। तर माझी तुम्हाला विनंती आहे की मी तुम्हाला जे आता निवेदन दिलं आहे त्याचा विचार करून तुम्ही आमच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी करून आमचा मागणं सोडवण्याचा प्रयत्न कराल। थँक्यू। तो बताओ ओके, इन्होंने अपने कुछ मुद्दे आपके लिए लाए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आदिवासी कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है, और आदिवासी डिमांड्स के लिए इनके काफ़ी भाई बहन सारे उपोषण पे पिछले 10 दिनों से पुणे में ही बैठे हैं। क्या मेन डिमांड क्या है? इनका डिमांड एक बार मेन डिमांड क्या है? मेन क्या डिमांड? जो ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है उसने जो जीआर लागू किया है, जैसे कि जो हॉस्टल में नियमावली होगी वो उसमें लिखा है कि हम मुझे 13 साल तक ही पढ़ सकते हैं, कि 13 साल तक ही हम हॉस्टल में रह सकते हैं। और फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 ईयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है। आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी होता है।
और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो उनका कहना है कि फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप बैठे क्यों हो कुर्सी। और आप क्या चाहती हो, किस एज तक उसको करा जाए? ज़्यादातर 35 एज तक भी हम म्हणजे आम्ही जरी आम्हाला 35 वर्षासाठी पण 35 वर्षापर्यंत जरी दिलं तरी ठीक उनको आहे। 35 ईयर्स तक हॉस्टल मिलना चाहिए। 35 इयर्स हो जाएगा तो खुश हो जाओगी? वैसे तो हमें ये एज की लिमिट है वो ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार है वो तो आपको भी पता है, लेकिन हम ये चाहते कम से कम ये 35 एज तक भी आ पाए, इसलिए मैंने ऐसे बोला। लेकिन हम मुझे आप वहाँ इनवाइट क्यों नहीं कर देते? हमने आप मुझे वहाँ बुला लो, यस, मैं भी आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके साथ। आम्हाला आवडेल तुम्ही तिथं आलेले, आणि आमच्या मुलांची देखील इच्छा आहे की तुम्ही तिथं यावं आणि आमच्या प्रश्नांवरती बोलावं आणि आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा। वो चाहती है कि आप वहाँ पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है। मुझे और बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा दबाव और एक साथ डाल देंगे। मैं और एक बात कहना चाहूंगी, उससे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जैसे कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल होते, ज़्यादातर वहाँ यहाँ पुणे में गढ़चिरौली, नांदेड़, अमरावती वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं वो तो हर रोज़ घर नहीं जा पाते, और जुन्नर जो आंबेगांव वो तो लड़कियाँ जाकर आती है, लेकिन वो जो गढ़चिरौली के स्टूडेंट होते वो नहीं जा पाते। तो हम दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहे, तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए, और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमें हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, और हम जब इस बात पे आवाज़ उठाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको 1 महीने में, आप शांति से सुनिए क्योंकि ये बात बहुत ही गंभीर है। मैं कहना चाहूँगी कि हम जब उनको पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों करना है, तो वो बोलते हैं आपको 1 महीने में आपको जानलेवा बीमारी हुई तो, और किस संसर्गजन्य बीमारी हुई तो मैं क्या कहना चाहती हूँ उन प्रशासन को कि आपकी जो स्कूल है, जो आश्रम शाला है, प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूलों में जो 24 घंटे एक नर्स क्यों नहीं रख पाते। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा, ठीक है, थैंक यू। तो डिसरिस्पेक्ट की बात करते हैं, लोग क्या कहेंगे। पहली स्लाइड में हमने आपको फिजिकल वायलेंस की बात बताई, रेप की बात बताई, हिंसा की बात बताई, मगर शर्म के कारण 99% ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस, रेप केसेस, मोलेस्टेशन केसेस, ये अनरिपोर्टेड जाते हैं। तो वो जो 6% का आंकड़ा है वो एक्चुअली सच्चा आंकड़ा नहीं है, सच्चा आंकड़ा उससे बहुत ज्यादा है, मगर शर्म के कारण अनरिपोर्टेड जाते हैं। 84% महिलाओं को काम करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और फाइनल सैलरीड महिलाएं जो हैं, किसी भी जॉब में हिंदुस्तान में अगर आप सैलरीड महिला हैं तो आपको 25% सैलरी पुरुषों से कम मिलती है।